हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर और आज हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो है इसकी 5th यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टॉपिक इज बफर इक्वेशन या फिर इसे हम हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन भी कह सकते हैं। सेकेंड टॉपिक इज बफर कैपेसिटी एंड थर्ड टॉपिक इज बफर्स इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ये 3 टॉपिक्स जो हैं आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। इसके नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। चलिए हम आज के टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, बफर इक्वेशन या फिर हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन का मतलब क्या होता है? तो ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसे हम कोई भी बफर सोल्यूशन है उसके पीएच क्या है उस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बफर इक्वेशन जनरली होती क्या है, जैसे एसिडिक बफर सोल्यूशन के लिए जो बफर इक्वेशन है वो हमारे पास ये होगी, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये होती है बफर इक्वेशन जिसे हम बफर सोल्यूशन के pH को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ pH ऑफ एसिडिक बफर सोल्यूशन इसे हम डिराइव किस तरीके से करेंगे? तो इसके लिए क्या होगा, एक वीक एसिड हमने लिया एंड उसका जो सॉल्ट है वो हमने लिया। तो वीक एसिड है हमारे पास Ha जो कि डिसोशिएट हो जाएगा H प्लस एंड A माइनस के अंदर। देन उसके बाद में इसका जो सॉल्ट है वो डिसोशिएट होगा B प्लस एंड A माइनस के अंदर। तो यहाँ पर A माइनस ये दोनों सेम ही आयन्स है, तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। कॉमन आयन इफेक्ट का सिंपली मतलब होता है कि सेम आयन्स अगर एक सोल्यूशन के अंदर होते हैं तो उससे इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, उसी चीज़ को कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम ये जो वीक एसिड है ये डिसोशिएट हुआ, इसके ऊपर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास एसिड कांस्टेंट Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी, Ka इक्वल टू आएगा कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ A माइनस एंड डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ Ha। इस इक्वेशन को हम यहाँ से हम H प्लस की कंसनट्रेशन निकालेंगे तो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू आ जाएगा Ka मल्टीप्लाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ Ha एंड डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ A माइनस। ठीक है, अब दोनों साइड पे हम माइनस लॉग लेंगे तो इस साइड हमारे पास आ जाएगा माइनस लॉग H प्लस एंड इस साइड हमारे पास आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ Ka मल्टीप्लाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ Ha डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ A माइनस। ठीक है, अब इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी माइनस लॉग H प्लस इक्वल टू माइनस लॉग Ka माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ Ha डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ A माइनस। ठीक है, यहाँ पर जो कंसनट्रेशन ऑफ ये चीज़ है कंसनट्रेशन ऑफ Ha, इसका मतलब है कि एसिड की कंसनट्रेशन कितनी है एंड जो यहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ A माइनस है इसका मतलब है कि सॉल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो कितनी है। देन इसके बाद इस इक्वेशन के अंदर माइनस लॉग H प्लस जो होता है इस चीज़ को हम pH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन माइनस लॉग Ka जो है इसे हम pKa से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम pH एंड pKa ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी pH इक्वल टू pKa माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, यही इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी हुई है, pH इक्वल टू pKa माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब अगर हम इस माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए हम इस चीज़ को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास pH इक्वल टू आ जाएगा pKa प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हम एसिडिक बफर सोल्यूशन का pH जो है इस बफर इक्वेशन या फिर हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन की मदद से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपली जो है बफर इक्वेशन या हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन ये होती है एंड इसे डिराइव ऐसे सिंपली हम लोग कर सकते हैं। ना हम देखेंगे कि बेसिक बफर सोल्यूशन जो है उसका pOH जो है उसे हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेसिक बफर सोल्यूशन के लिए pOH जो है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो होती है ये फाइनल बफर इक्वेशन या फिर हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन होती है बेसिक बफर सोल्यूशन के लिए। तो बेसिक जो बफर सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट से मिलकर के बना होता है। अब एक वीक बेस है BOH, ये डिसोशिएट हो जाएगा B प्लस एंड OH माइनस के अंदर एंड इसका सॉल्ट है BCl जो कि डिसोशिएट हो जाएगा B प्लस एंड Cl माइनस के अंदर। ठीक है, अब जो हमारे वीक बेस डिसोशिएट हो रहा है इसके ऊपर जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे उससे हमारे पास बेस कॉन्स्टेंट
की वैल्यू के बी इक्वल टू आ जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ बी प्लस मल्टीप्लाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस एंड डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ बी ओ एच। ठीक है, इसी को जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे इससे हमारे पास ओ एच माइनस की वैल्यू आ जाएगी इट इज़ इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ बी ओ एच डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ बी प्लस। ठीक है, अब इसके बाद में सेम जैसे हमने एसिडिक वाले में किया था, दोनों साइड हम माइनस लॉग लेंगे, देन उसके बाद हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे क्या होगा हमारे पास माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इक्वल टू आएगा माइनस लॉग के बी माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट। यहाँ पर जो कंसनट्रेशन ऑफ बी ओ एच है ये है कंसनट्रेशन ऑफ बेस एंड जो कंसनट्रेशन ऑफ बी प्लस है वो है कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो इससे फाइनली हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस लॉग ओ एच माइनस को हम पी ओ एच कह सकते हैं एंड माइनस लॉग के बी जो है इसे हम पी के बी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो आ जाएगी वो आएगी पी ओ एच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो है बफर इक्वेशन या फिर हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बफर इक्वेशन जो है एसिडिक बफर सोल्यूशन के लिए एंड बेसिक बफर सोल्यूशन के लिए इस तरीके से निकाल सकते हैं। दोनों ही जो है बहुत ही सिंपली यहाँ पर समझाई हुई है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली इसे 2 मार्क्स के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है तो ये हमें आना चाहिए। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड टू चेंज pH of 1000 मिलीलीटर ऑफ बफर सोल्यूशन बाय 1 यूनिट। सो बफर कैपेसिटी का ये मतलब हुआ कि कितने मोल्स हमें स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस के चाहिए होंगे जिससे कि जो 1000 मिलीलीटर बफर सोल्यूशन है हमारे पास उसके pH को हम 1 यूनिट से चेंज कर सकें। ठीक है, सो इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि कितना हमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत है जिससे कि हम जो बफर सोल्यूशन है उसके पीएच को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा बफर कैपेसिटी की वैल्यू होगी उतना ही अच्छा जो है हमारे पास में बफर होगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि बफर कैपेसिटी अगर ज़्यादा होगी तो हमारा बफर सोल्यूशन जो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा पीएच को कंट्रोल करने में। इसका मतलब क्या होगा कि अगर बफर कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को हमें उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा एंड उसके बाद में जो है उसका पीएच चेंज होगा, इसलिए वो बफर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, अब बफर कैपेसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, बफर कैपेसिटी इक्वल टू डेल्टा बी होता है अमाउंट ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा पीएच, मतलब चेंज इन पीएच कितना हुआ। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी इक्वल टू आएगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पीएच। डेल्टा बी ये है कि हमें कितना अमाउंट ऑफ एसिड या बेस चाहिए होगा जिससे कि उसके पीएच के अंदर कुछ चेंज आया, एंड डेल्टा पीएच का मतलब ये हुआ कि कितना पीएच के अंदर उसके अंदर चेंज आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपली बफर कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ये जनरली 2 मार्क्स के अंदर ही आता है तो उसके लिए अगर हम इतना लिखेंगे तो सफिशिएंट रहेगा, एंड अगर ये 5 मार्क्स के अंदर भी आता है तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल के अंदर लिखेंगे तो 5 मार्क्स के अंदर भी सफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है बफर्स इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। मतलब फार्मास्यूटिकल सिस्टम एंड बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बफर्स का क्या रोल होता है, क्या उसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, वो चीज़ हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल सिस्टम के अंदर बफर्स का क्या रोल रहता है। तो जैसे कोई भी ड्रग है, जैसे कि कोई टैबलेट हो गई, कोई सिरप हो गई, किसी भी तरह की कोई भी ड्रग है, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एंड प्योरिटी, इन तीनों ही चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एंड एनहांस करने के लिए जो है बफर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। क्योंकि जैसे हमारे पास कोई एक टैबलेट है, ठीक है, अगर उसका पीएच चेंज हो जाता है तो इससे क्या होगा कि वो टैबलेट जो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली थी वो इफेक्ट प्रोड्यूस ना करके कुछ साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगी। तो इसलिए उस ड्रग की स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, प्योरिटी, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पीएच के ऊपर डिपेंड करती है, एंड पीएच जो होता है वो बफर सोल्यूशन के द्वारा मेंटेन रहता है। तो इस तरीके से ड्रग्स जो है उसका यूज़, उसे जिस तरीके से हमें यूज़ करना है वो उसी तरीके से हमारे पास आए, उसके लिए बफर्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पैरेंटल प्रोडक्ट्स। पैरेंटल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिन्हें डायरेक्टली हमारे वेन्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन की हेल्प से। तो इन प्रोडक्ट्स का जो पीएच है उससे मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या होता है डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर इसके थ्रू ड्रग्स जाती है। ठीक है, अगर पीएच जो है वो मेंटेन नहीं रहा, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उसकी वजह से नेक्रोसिस भी हो सकता है, या फिर जहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया है उस जगह पर पेन भी हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होगी। इस वजह से पीएच जो है वो बफर के द्वारा मेंटेन करके रखना पैरेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
नेक्स्ट आते हैं ऑफ्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। ऑफ्थेल्मिक प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिन्हें हमारी आईज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे जनरली आई ड्रॉप्स होती हैं जिन्हें हम आई के अंदर डालते हैं, तो वो जो है वो भी डायरेक्टली यहाँ पर हम आई के अंदर डालते हैं, तो वो चीज़ जो है वो डायरेक्टली हमारे सिस्टम के अंदर जाती है, तो उसका भी पीएच जो है वो मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से ऑफ्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी बफर्स का रोल रहता है, क्योंकि बफर्स जो है वो पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल सिस्टम के अंदर मतलब सिंपली जो भी दवाइयाँ हम लोग ले रहे हैं किसी भी रूप में, वो सब जो है फार्मास्यूटिकल सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, तो उन सब का ही पीएच मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका पीएच मेंटेन नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। उस चीज़ को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो बफर सोल्यूशन को यूज़ करना ही होगा, जिससे कि उसका पीएच जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, अब कुछ फार्मास्यूटिकल सिस्टम के अंदर जो हम कुछ बफर्स को यूज़ करते हैं उनका एग्जाम्पल है फॉस्फेट बफर एंड बोरेट बफर। ठीक है, और भी बहुत सारे बफर्स हम यूज़ करते हैं, दो सिंपल एग्जाम्पल्स जो हैं वो ये आ गए। नेक्स्ट हम जानेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो है बफर्स का क्या रोल रहता है। हमारा जो ब्लड है उसका पीएच 7.4 होना चाहिए एंड जनरली 7.4 ही रहता है। तो ये पीएच जो है वो मेंटेन कैसे रहता है, तो दो बफर सिस्टम्स की मदद से ये पीएच जो है वो मेंटेन रहता है। एक तो आता है प्राइमरी बफर, एक आता है सेकेंडरी बफर। प्राइमरी बफर जो होता है ये जो है ये हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड इसके लिए जो बफर सिस्टम काम करता है वो है कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। ठीक है, नाउ सेकेंडरी बफर जो है ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड इसके अंदर जो बफर सिस्टम काम करता है वो प्रोटीन हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। ठीक है, ये जो है यहाँ पर काम करता है। तो ब्लड का पीएच जो है 7.4 पे दो बफर्स के द्वारा मेंटेन होता है। तो इस तरीके से बफर का जो है ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रखने में रोल होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स होते हैं उनके पीएच को मेंटेन करके रखने का काम होता है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इसके अंदर पीएच जो है वो प्रोटीन एंड फॉस्फेट बफर सिस्टम के द्वारा मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है यूरिन। इसके अंदर पीएच मेंटेन रहता है फॉस्फेट एंड अमोनिया बफर सिस्टम की मदद से। देन बोन्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बफर सिस्टम की हेल्प से जो है पीएच मेंटेन रहता है। तो जो बफर्स है उसका बायोलॉजिकल सिस्टम एंड फार्मास्यूटिकल सिस्टम दोनों के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बफर क्या करता है कि पीएच को मेंटेन करके रखता है, चेंज नहीं होने देता है। पीएच को मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ एक होम्योस्टैसिस होता है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब एक बैलेंस्ड कंडीशन जो मेंटेन रहती है उस चीज़ को होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो पीएच जो है उसे मेंटेन करके रखने से क्या होता है कि होम्योस्टैसिस भी मेंटेन रहती है, तो इस वजह से बफर जो है उसका होम्योस्टैसिस के अंदर भी रोल होता है। यहाँ पर हमें आज जितने टॉपिक्स डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।